नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रतिनिधित्व की समस्या पर विचार कर रहे थे और प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ जितनी भी हमारे यहाँ प्रचलित है उनसे जो उत्पन्न जो कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व की प्रणालियों पर चर्चा की। इन्हीं प्रणालियों के क्रम में अब हम व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पर विचार करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली प्रचलित है अधिकांश देशों में, अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। एक से ज़्यादा जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, अर्थात निर्वाचन क्षेत्र जो है एक सदस्य भी हो सकता है और बहुसदस्यीय भी हो सकता है। लेकिन जो प्रतिनिधित्व की जो प्रणालियाँ जो प्रचलित हैं उनमें जो समस्याएं आई है, उन समस्याओं के समाधान में एक और प्रणाली है जिसको हम व्यावसायिक प्रणाली या फंक्शनल सिस्टम या ऑक्यूपेशनल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। व्यावसायिक जो निर्वाचन प्रणाली है ये प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध करता है। इसके प्रतिपादक ये कहते हैं कि प्रतिनिधित्व का आधार व्यवसाय होना चाहिए, पेशा होना चाहिए, न कि प्रादेशिक क्षेत्र। यानी जनप्रतिनिधि जो है उसको किसी क्षेत्र से नहीं बांधा जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि सीधा सीधा जो है अपने कुछ सर्टेन ग्रुप का प्रतिनिधित्व करे। इस प्रणाली के समर्थक ये कहते हैं कि प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली जो है वास्तव में लोगों का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रतिपादक आगे ये भी कहते हैं कि एक ही व्यवसाय में जो लगे हुए लोग होते हैं उनके हित एक से होते हैं और इसीलिए जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उन लोगों के हितों के अनुसार व्यवस्था नहीं चलती है। ऐसा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिपादक कहते हैं। इस प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो बुनियादी आधार है वो आधार ये है कि सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक समूहों को जो हमारी व्यवस्थापिका है उसमें स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन समूहों के अपने एक विशेष हित होते हैं और उन विशेष हितों को प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर जो चुना गया जनप्रतिनिधि है वे अक्सर समझ नहीं पाते हैं। निर्वाचन पद्धति का बुनियादी आधार जो है वो कोई भी प्रोफेशन होना चाहिए, कोई भी पेशा होना चाहिए, कोई भी व्यवसाय होना चाहिए। जैसे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रमिक नेता करे, वकीलों का प्रतिनिधित्व वकील करे, डॉक्टर्स का डॉक्टर लीडर करे, और इसी तरह से समाज में जितने भी व्यवसाय से संबंधित संगठन है, समूह है, उन सब का जो प्रतिनिधित्व है उन्हीं के द्वारा चयनित व्यक्ति करे, तब उनके साथ जो है न्याय हो पाएगा और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। देखिए, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का विचार एकदम नया नहीं है। अगर हम इसके इतिहास में हम देखें तो मध्य युग के विभिन्न जो सामाजिक वर्ग थे उन सामाजिक वर्गों का अपना एक स्वायत्त ऑटोनोमस स्वरूप था और वो अपने अपने हितों के लिए कार्य करते थे। इसी को नए रूप में जो गिल्ड सोशलिस्ट है, जो गिल्ड समाजवादी जो विचारक हैं, उन्होंने भी प्रस्तुत किया था। लियो डिग्विट या डुग्वी ये कहते हैं कि विभिन्न गुटों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके जन इच्छा को उपयुक्त अभिव्यक्ति प्रदान की जा सकती है। सिडनी वेव, बेट्रिस वेव
जैसे प्रसिद्ध जो अंग्रेजी जो फेबियंस हैं, फेबियनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने भी ये सुझाव दिया कि ब्रिटेन के समाजवादी राष्ट्रमंडल के लिए नया संविधान बनाया जाना चाहिए जिसका आधार प्रकार्यात्मक हो या फंक्शनल हो। देखिए, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। GDH कोल ये कहते हैं कि सच्चा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व है। इसका निष्कर्ष यह है कि समाज में प्रतिनिधियों के अधिक उतने निर्वाचन गुट होने चाहिए जितने किए जाने वाले अलग अलग कार्य हों। तो देखिए, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व जो है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रहा है। जर्मनी के वाइमर संविधान में भी इसकी व्यवस्था थी। रशिया USSR में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि विभिन्न हितों का, जैसे श्रमिक है, लोहार है, कृषक है, उनके लिए अलग अलग प्रतिनिधि थे, उनके हितों को व्यवस्थापिका में वो देखते थे। इसी तरह से इटली में भी सीनेट का जो आधार है मुसोलिनी के समय, वो फंक्शनल आधार पर उसका गठन किया गया। अगर हम भारत की राज्यसभा में भी अगर हम देखते हैं तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हालांकि उनका आधार साहित्य, कला, शिक्षा, सेवा ये क्षेत्र होता है। तो ये भी अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ऐसे फील्ड से जो लोग आते हैं वो उस व्यवस्थापिका में या उस प्रतिनिधि सभा में उन लोगों के हितों की चर्चा करेंगे, उन लोगों के हितों के लिए कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की एक झलक हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार अनेक जो पाश्चात्य जो मत है वो भी ये कहते हैं कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के स्थान पर एक व्यावसायिक या प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। इनमें जो प्रमुख विचारक हैं वो ग्राम वालास है, वेब्स है, विलियम मैकडोनाल्ड है, H.A. स्ट्रीट है आदि विद्वान ये मानते हैं कि विधायिका में 2 सदन होने चाहिए। यदि निम्न सदन का संगठन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, जो कि वर्तमान में प्रचलित प्रणाली है, अगर होता है तो उच्च सदन का आधार व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। इससे क्या होगा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। जो समाज के जो ऐसे सामाजिक गुट हैं, आर्थिक गुट हैं, या जो ऐसी पर्टिकुलर विचारधारा के जो गुट हैं, उनके मतों को जो है वहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी व्यवस्थापिका में। लेकिन देखिए, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आलोचना भी होती है। इसमें सीधा सा ये है कि यहाँ पर जो हमारा संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के हित महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय हित कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि हर सामाजिक गुट अपने हित की बात करेगा। और ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि व्यवस्थापिका में एक दंगल सा हो जाए, एक लड़ाई झगड़ा सा हो जाए। तो ये प्रैक्टिकली जो है ये व्यवस्था संभव नहीं है और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होगी। इससे राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का ह्रास हो जाएगा और अंततः जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये पद्धति एक संकट का कारण बन सकती है। इसके अलावा मानवीय जीवन के अनेक अन्य पक्ष है, यानी केवल व्यवसाय जो है हमारे लिए एकमात्र कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन के अनेक लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों का संबंध व्यवसाय से बिल्कुल अलग होता है। तो उन पक्षों की चर्चा कहाँ की जाएगी, उन पक्षों की चर्चा कौन करेगा प्रतिनिधि सभा में या व्यवस्थापिका में। इसके अलावा महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। और जैसे कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय बदलता है, कोई अपना व्यापार बदलता है, एक व्यवसाय की स्ट्रीम बदलता है, तो उनका प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा। तो यहाँ पर खूब सारी ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी है और इसलिए जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान तो किया जा रहा है, लेकिन ये पद्धति अपने आप में परफेक्ट नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर एक हम मध्य का रास्ता निकाल सकते हैं और वो रास्ता ये है कि व्यवस्थापिका में जो है विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रमुख जो व्यवसाय है, जिनका एक बहुत बड़ा
एक क्षेत्र होता है, बहुत लोग उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, तो उनको व्यवस्थापिका में हम कहीं ना कहीं नॉमिनेशन के माध्यम से या किसी और प्रणाली के माध्यम से उनके प्रतिनिधियों को पहुंचाकर हम उनके हितों की सुरक्षा कर सकते हैं और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर भारत एक विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतांत्रिक देश है, अगर यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व नहीं है तो भी हम ये पाएंगे कि यहाँ पर मजदूर यूनियन है, यहाँ पर किसान यूनियन है, यहाँ पर डॉक्टर यूनियन है, यहाँ पर शिक्षकों की यूनियन है, जो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, एक दबाव समूह के रूप में व्यवस्थापिका के ऊपर उनका एक छाप होती है, एक इम्प्रेशन होती है। व्यवस्थापिका से वो अपने हितों में निर्णय करवाने की वो क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में असहमति को भी महत्व दिया जाता है। तो वो अपने हितों को पूरा अपने इन संगठनों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, जिनको हम तकनीकी भाषा में दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व जो है हमारे यहाँ पर नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है व्यवस्थापिका में विभिन्न व्यवसाय, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति और उनका जो क्षेत्र होता है, जितना भी उनका फील्ड होता है, फॉलोअर्स होता है, उन सभी के हितों की आधुनिक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी जो है उनके हितों के अनुकूल कार्य किया जाता है। इस प्रकार हम व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ तुलनात्मक रूप से जो है समझ सकते हैं। धन्यवाद।